आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ष 1910 में बस्तर क्षेत्र में हुए भूमकाल विद्रोह के विषय में। यहां पर से जो है ना अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है CGPSC या फिर CG व्यापम के परीक्षाओं में। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो इसी के जरिए हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो ये विद्रोह किस कारण से हुआ था, कितने क्षेत्रों में प्रसारित हुआ था, किस तरह की घटनाएं घटित हुई थी, नेतृत्वकर्ता कौन थे, क्या इसके परिणाम हुए और सफल हुआ कि नहीं, ये सारा कुछ जो है हम लोग जानेंगे। तो भूमकाल विद्रोह काफी बार पूछा गया है कि कब हुआ था, तो वर्ष 1910 में। तो पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, जो टॉपिक है वही आपको ध्यान रखना है कि भूमकाल विद्रोह बस्तर क्षेत्र में, आज का जो बस्तर संभाग है, वो किसी जमाने में एक रियासत हुआ करता था। जो कांकेर वाला भाग है उसको आप अलग अलग छोड़ दीजिए, तो पूरा का पूरा जो बस्तर है उसमें कांकेर का भी थोड़ा बहुत भाग आता था, वो बस्तर रियासत हुआ करता था, जिसमें आज बस्तर जिला है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, कोंडागांव है, बीजापुर है, नारायणपुर है। तो ये सब एक रियासत हुआ करता था और इस बस्तर रियासत में काकतीय वंश के शासक शासन किया करते थे। तो ये जो भूमकाल विद्रोह है 1910 में हुआ, तो उस समय बस्तर में किस वंश का शासन था? तो काकतीय वंश का शासक था, मतलब काकतीय वंश का शासन था। ये भी ध्यान रखेंगे, शासक कौन था, किस राजा के शासन काल में यह विद्रोह हुआ। तो इस समय भूमकाल विद्रोह के समय बस्तर का राजा था रुद्र प्रताप देव, जो मैंने यहां पर लिखा है रुद्र प्रताप देव, जो कि 1891 में बस्तर रियासत का शासक बना था। तो इसके समय में भूमकाल का विद्रोह हुआ था। वहां के जो आदिवासी थे उनके द्वारा यह विद्रोह किया गया था। ये जो शब्द है भूमकाल, इसका अर्थ भी जानना जरूरी है कि भाई भूमकाल का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो भूमकाल शब्द है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको एक शब्द दिख रहा है भूम, एक दिख रहा है काल। भूम मतलब भूमि, काल मतलब पता ही है आप लोगों को सबको। तो ये जो भूम काल है, इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है भूमि का कांपना, भूमि का कंपन, या फिर भूकंप इसको हम बोल सकते हैं, या फिर भूचाल आना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो एक तरह का ये जो है ना भूमकाल, एक तरह का पूरा आप ये समझ सकते हो कि बस्तर भूमि जो है कांप गई थी। तो इसी को क्या कहा जाता है? भूमकाल। वर्ष 1910 में यह विद्रोह जो है ना 2 फरवरी से शुरू हुआ था, 2 फरवरी 1910 से, और ये 3 मई 1910 तक चला। लगभग आप पकड़ के चलो तो 3 महीना, या फिर इसको जो है किताबों में 2.5 महीना लिखा जाता है कि ये विद्रोह 2.5 महीना चला था, क्योंकि इसका जो विद्रोह का जो दमन है वो लगभग 16 फरवरी से शुरू हुआ। तो वहां से अगर हिसाब लगाएं तो 2.5 महीना, तो 2.5 या 3 महीना यह विद्रोह चला था। देखिएगा, जो बस्तर है, या मैं कहूं बस्तर रियासत, वहां पर इस तरह का जो विद्रोह है वो कोई नया नहीं था। लेकिन ये विद्रोह जो है पहले के विद्रोह की तुलना में काफी अलग था। इससे पहले भी बस्तर में विद्रोह हुए हैं, जैसे कि 1876 में मुरिया विद्रोह हुआ था बस्तर में। उससे पहले भी काफी सारे विद्रोह हुए थे, लेकिन ये अलग कैसे था? तो देखिएगा, पहले का जो विद्रोह होता था वो उतने ज्यादा व्यापक नहीं थे। ये व्यापक था, बस्तर के बहुत सारे क्षेत्रों में फैला हुआ था। आज का जो बस्तर जिला है, कोंडागांव जिला है, नारायणपुर जिला है, दंतेवाड़ा, सुकमा के भी कुछ क्षेत्र, बीजापुर का जो भैरमगढ़ क्षेत्र है, ये सब जो है विद्रोह से प्रभावित थे। मतलब इन सभी क्षेत्रों में विद्रोह का प्रसार हुआ था। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो ये बड़े लेवल का था। वहीं अगर हम 1876 के मुरिया विद्रोह की बात करें तो उसमें क्या हुआ था? जो मुरिया आदिवासी थे उसमें भी जो रीजन है वो कुछ भूमकाल विद्रोह के जैसा ही रीजन था। कारण जो दीवान है ना, 1876 में दीवान के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, और कहीं ना कहीं भूमकाल विद्रोह में भी दीवान के कारण ही विद्रोह हुआ था। तो 1876 में क्या हुआ था? जो आदिवासी थे वो लोग हथियार वगैरह लेकर के बिल्कुल इकट्ठे हुए, हथियारों का प्रदर्शन किया। उतना ज्यादा मारकाट नहीं हुआ, थोड़ा सा मारपीट हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो उतने ही से उनका काम चल गया। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि आदिवासियों ने हथियारों का प्रदर्शन किया, दिखाया कि भाई हमारे पास ये चीज है, हमारी बात नहीं मानोगे
तो हम इसका यूज भी कर सकते, लेकिन उतना ज्यादा यूज वहां नहीं हुआ, लेकिन हुआ बड़े वो भी ठीक ठाक लेवल पे था, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में प्रसारित नहीं था। वहीं अगर हम भूमकाल विद्रोह की बात करें तो यहां पर जो है हथियारों का प्रदर्शन हुआ और हथियारों का प्रयोग भी हुआ, मतलब मारकाट भी काफी हुआ। काफी सारे जो सरकारी कर्मचारी थे, वन विभाग से संबंधित, पुलिस विभाग से संबंधित, उनकी हत्या वगैरह भी की गई इसमें, और मारकाट तो काफी हुआ इस विद्रोह में बड़े लेवल पर। तो ये पहले वाले विद्रोह से काफी अलग है। और इस तरह के जो विद्रोह हैं उस समय भारत के अन्य हिस्सों में भी हो रहे थे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, बिरसा मुंडा विद्रोह, नील विद्रोह, जो आदिवासी लोग हैं वो लोग विद्रोह करते थे। मतलब कि जो अंग्रेज हैं उनसे पूरा देश ही परेशान था ना, तो बस्तर के लोग भी परेशान थे। तो अब हम बात करते हैं भूमकाल विद्रोह के कारण, कि भाई आखिर में इसके पीछे कारण क्या था। तो देखिए, कारण काफी सारा है, आपसे पूछा जा सकता है कि भूमकाल विद्रोह के पीछे कारण क्या था। तो आपको ये दे सकता है कि निम्न में से कौन सा कारण था या कौन सा कारण नहीं था। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना, आपको मेंस के हिसाब से भी काम आ सकता है। मेंस में मेरे ख्याल से एक बार पूछा भी गया है शायद, तो उसके हिसाब से भी काम आएगा। तो कारण हम लोग देख लेते हैं। तो पहला दिया है राजनैतिक कारण। तो देखिएगा, राजनैतिक कारण में काफी कुछ आएगा। थोड़ा हम पीछे चलेंगे, मतलब 1910 से 1854। 1854 खास क्यों है? क्योंकि 1854 में भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, उसकी हड़प नीति के सिद्धांत के तहत ये जो बस्तर है ये ब्रिटिश नियंत्रण में चला जाता है। क्योंकि जो बस्तर था वो मराठों के अधीन था, नागपुर के भोसला शासकों के अधीन, और 1854 में नागपुर का विलय जो है ब्रिटिश राज में कर दिया जाता है। तो बस्तर भी जो है अंग्रेजों का गुलाम बन जाता है। तो वहां से जो है बस्तर के जो राजा है उसके अधिकारों को लगातार कम किया जाना शुरू किया जाता है एक योजनाबद्ध तरीके से। उस समय बस्तर के राजा कौन थे? तो राजा भैरम देव। राजा भैरम देव कौन थे? तो राजा रुद्र प्रताप देव के पिता। तो राजा भैरम देव के समय से ही जो राजा है, कहीं ना कहीं उसकी शक्तियों को कम किया जाना शुरू किया गया। उसको जो है दीवान के हाथ की कठपुतली बनाने का एक तरह से कोशिश किया जाने लगा। तो ये चीज जो है भैरम देव के साथ हुआ। अब जो है भैरम देव की मृत्यु हो जाती है 1891 में। अब यहां पर होता यह है कि जो भैरम देव का जो बेटा था, मतलब जो बस्तर रियासत का उत्तराधिकारी राजा रुद्र प्रताप देव, ये होता है अल्पवयस्क, बच्चा होता है, छोटा होता है। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के लिए बड़ा अच्छा मौका था, तो उसको वो लोग जो है राजा बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एलिजिबल व्यक्ति नहीं था, एक व्यक्ति था जिसका नाम है, मतलब जिसका नाम था लाल कालेंद्र सिंह। लाल कालेंद्र सिंह जो दूसरे नंबर में मैंने लिखा है। तो ये जो लाल कालेंद्र सिंह है, ये जो है ना जो रुद्र प्रताप देव है उनके चाचा थे, मतलब कि भैरम देव के भाई थे। तो ये शायद सौतेले भाई थे। तो जो लाल कालेंद्र सिंह है ये एक योग्य व्यक्ति थे और भैरम देव के समय में दीवान के रूप में काम कर चुके थे, और इनका काम थोड़ा ठीक ठाक भी था। और जो लाल कालेंद्र सिंह था ये जो है प्रजा के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए था। मतलब जो आदिवासी हैं उनके साथ लाल कालेंद्र सिंह का जो संबंध है, मेल मिलाप है, वो काफी अच्छा था। मतलब कि जो आदिवासी हैं वो लाल कालेंद्र सिंह को मानते थे, उनकी बातों को सुनते थे। लेकिन जो अंग्रेज थे उनकी नजरों में, मतलब अंग्रेजों की नजरों में लाल कालेंद्र सिंह खटकते थे। क्यों? क्योंकि भाई लाल कालेंद्र सिंह महत्वाकांक्षी थे, ये काफी कुछ चाहते थे आगे, लेकिन जब ये दीवान थे भैरम देव के समय, उस समय इनके कार्यों से जो अंग्रेज हैं वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। अंग्रेजों का क्या था? शोषण वाली नीति। तो ये उस तरह से काम नहीं कर रहे थे। तो इनको जो है नागपुर भी बुलाया जाता है, समझाया जाता है कि बेटा तुम ठीक से काम करो हमारे हिसाब से। और इनके साथ एक सहायक को भेजा जाता है, शेर मोहम्मद खान नाम उनका होता है शायद। तो इन पर एक तरह से जो है ना नियंत्रण रखने के लिए। तो फिर स्थिति बिगड़ती चली जाती है और इसी बीच जो है राजा भैरम देव की मृत्यु हो जाती है। और जिस समय राजा भैरम देव की मृत्यु हुई उस समय लाल कालेंद्र सिंह बस्तर से बाहर थे, मतलब इनको एक तरह से अंग्रेजों द्वारा ही बाहर किया गया था ताकि इनको बस्तर की राजनीति से दूर रखा जा सके। और जब
रुद्र प्रताप देव को राजा बनाया गया तो उस समय भैरम देव लाल कालेंद्र सिंह हैं इनको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया। अब चूंकि जो अपने रुद्र प्रताप देव थे वो अल्पवयस्क थे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, जब भी कोई राजा अल्पवयस्क होता है तो उसका कोई संरक्षक बनता है। जैसे कि अकबर 13-14 साल का था ना, उसका संरक्षक कौन था, बैरम खां। तो वैसे ही रुद्र प्रताप देव के लिए जो है संरक्षक नियुक्त किया जाने लगा और रुद्र प्रताप देव को भेज दिया गया रायपुर में। क्यों, तो वहां पर था राजकुमार कॉलेज। पूछा जाता है ना राजकुमार कॉलेज रायपुर में है बोल के, तो वो जो राजकुमार कॉलेज है वहां इनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वो आम लोगों के लिए नहीं होता था, वो राजकुमारों के लिए ही होता था। सारे सुख सुविधाएं वहां उनको दी जाती थी। तो रुद्र प्रताप देव वहां पढ़े थे, अच्छी इंग्लिश बोल लेते थे। तो रुद्र प्रताप देव एक तरह से जो बस्तर के जो आदिवासी हैं उनसे कट गए और आगे चल करके इनका जो स्वभाव है एकदम शर्मिला स्वभाव बन गया, वो प्रजा से मिलते तक नहीं थे। तो ये भी एक कारण बना। तो ये सारा चीज जो मैं बता रहा हूं ये राजनीतिक कारण में आएगा। इसके बाद देखिएगा एक दीवान नियुक्त किया जाता है, दीवान पंडा बैजनाथ। ये 1903 में इसको नियुक्त किया गया था। अब ये जो दीवान पंडा बैजनाथ है ये जो है बिल्कुल अंग्रेजों का कहना चाहिए चाटुकार कह सकते हैं, या फिर अंग्रेजों का पढ़ाया लिखाया करके भेजा हुआ, मतलब जैसा अंग्रेज चाहेंगे वैसा ये करेगा, कुछ ज्यादा ही। और ये बहुत ज्यादा सुधारवादी था। तो इससे जो है ना, मतलब ये बस्तर का कायाकल्प करना चाहता था, बदलना चाहता था, बहुत ज्यादा परिवर्तन करना चाहता था, जो कि न तो आदिवासियों को पसंद था, न ही लाल कालेंद्र सिंह को पसंद था, और न ही दूसरे दरबारियों को पसंद था। तो ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है ये कहीं ना कहीं लाल कालेंद्र सिंह, जो रानी सुवर्ण कुंवर है, उसके बाद जो दूसरे दरबारी हैं, उसके बाद जो आदिवासी हैं, उन सबको ये सारी चीजें जो है पसंद नहीं आ रही थी और कहीं ना कहीं दीवान के विरुद्ध जो है रोष उत्पन्न हो रहा था। तो कुछ इस तरह की राजनीतिक स्थिति थी। हालांकि मैंने इसमें लगभग सभी कुछ को बता दिया। इसके बाद देखिएगा लाल कालेंद्र सिंह की महत्वाकांक्षा दूसरा। इसमें बस आपको इतना याद रखना है, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, लाल कालेंद्र सिंह भैरम देव के टाइम पर दीवान थे। उनके मृत्यु के बाद लाल कालेंद्र सिंह को मतलब ये चाहते थे कि जो सत्ता है इनके हाथ में हो और जो राजा है वो इनके नियंत्रण में हो। कहीं ना कहीं इनके मन में उस समय राजा बनने की इच्छा भी थी, लेकिन नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं। तो रुद्र प्रताप देव उनके एक तरह से अभिभावक, संरक्षक ऐसा वो बनना चाहते थे, उसको अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे और ये योग्य भी थे। हालांकि महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा थे। तो इनकी महत्वाकांक्षा ने कहीं ना कहीं इस विद्रोह की शुरुआत की थी। अब इन्होंने क्या किया, अब लाल कालेंद्र सिंह इनको पता था कि जो आदिवासी हैं वो भी दीवान के खिलाफ हैं, क्योंकि जो दीवान है वो बहुत ज्यादा परिवर्तन कर रहा है, स्कूल खोल रहा है, अस्पताल खोल रहा है, बच्चों को पकड़ पकड़ के स्कूल में भिजवा रहा है। इससे आदिवासी परेशान थे। तो लाल कालेंद्र सिंह जो है अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए आदिवासियों को एकजुट करते हैं, उनको जो है बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो इस तरह से जो है लाल कालेंद्र सिंह ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आदिवासियों को यूज किया, ये हम बोल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये उतना अच्छा वर्ड नहीं होगा, उनको प्रेरित किया ऐसा बोलना ज्यादा सही रहेगा। तो लाल कालेंद्र सिंह की महत्वाकांक्षा। उसके बाद देखिएगा स्वर्ण कुंवर की ईर्ष्या। स्वर्ण कुंवर ये कौन थी, तो ये जो है ना राजा भैरम देव की दूसरी पत्नी थी, मतलब विधवा। तो ये जो है ना शुरू से ही भैरम देव के टाइम से ही इनको कोई उतना ज्यादा महत्व नहीं देता था। एक बार तो इन्होंने राजा भैरम देव पर यह भी आरोप लगाया था कि इनके पेट में जो बच्चा है वो राजा भैरम देव का नहीं है, वो तो नपुंसक है, राजगुरु का, इस टाइप से बदनाम करने की कोशिश की थी। और कालांतर में जब रुद्र प्रताप देव राजा बने तो उस टाइम पे भी इनको कोई महत्व नहीं देता था। तो ये कहीं ना कहीं ये भी समझती थी और लाल कालेंद्र सिंह के साथ इनका जो है काफी मतलब वो था, क्या कहना चाहिए, मेल मिलाप। तो दोनों जो है चर्चा वगैरह करते रहे होंगे और स्वर्ण कुंवर को भी पता था कि जो आदिवासी हैं वो दीवान के खिलाफ हैं, बस्तर में जो परिवर्तन की लहर दौड़ रही है उसके खिलाफ है आदिवासी, और आदिवासी कभी ना कभी जो 1876 में हुआ था वैसा काम जरूर करेंगे। तो इन लोगों का क्या प्लान किया, इन लोगों ने क्या प्लान किया कि वो करें उससे पहले हमको जो है
उनको एकजुट करना चाहिए और उसको जो है सही दिशा देनी चाहिए। तो ये इनका काम था। तो ये जो ईर्ष्या मतलब ये एक तरह से ना जो राज परिवार है, बस्तर की जो राज परिवार है, उसमें जो है अपना एक तरह का महत्वपूर्ण स्थान चाहती थी। अच्छा, जो स्वर्ण कुंवर देवी है ना, इनका यह मानना था कि जो रियासत है वो रियाया के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है, वो राज परिवार के भोग विलास के लिए, कुछ इस टाइप से इनका जो है सोचना था। एक तरह से ये राजमाता का दर्जा प्राप्त करना चाहती थी, ये हम बोल सकते हैं। तो इन लोगों ने मिलकर के कहीं ना कहीं आदिवासियों को और ज्यादा भड़काया, ये हम बोल सकते हैं। आगे हम देखते हैं राजा रुद्र प्रताप देव से असंतोष। तो देखो, राजा रुद्र प्रताप देव से कौन असंतोष था, तो लगभग ये सब भी थे। वैसे जो राजा रुद्र प्रताप देव थे, पपेट कह सकते हैं हम, अंग्रेज जैसा बोलते थे वैसा ये करते थे। अब जो राजा रुद्र प्रताप देव की समस्या ये थी कि भाई ये जो है लंबे समय तक बस्तर से बाहर था, और बस्तर में भी होता था तो भाई अंग्रेजी घेर के बैठे रहते रहे होंगे। तो ये जो है, जो आदिवासी इनकी जो प्रजा है, उससे जो है इसका मेल मिलाप बिल्कुल भी नहीं था। अगर कभी कोई आता मिलने, क्योंकि जो आदिवासी हैं उनका कोई त्योहार हो, कुछ भी हो, शिकार पर जाना है, तो वो पहले जो है अपने राजा से परमिशन लेते हैं, तो वो राजा के पास आएंगे कुछ के लिए भी, तो ये मिलता नहीं था। ये एक दिक्कत। तो इससे कहीं ना कहीं जो जनता है, जो प्रजा है, उनके मन में राजा के प्रति जो श्रद्धा थी वो कहीं ना कहीं घटने लगी कि भाई ये क्या राजा है, इस टाइप से। और यहीं पर ये कहा जाता है ये कि कुछ जो आदिवासी थे, जो उन्होंने सभा वगैरह की, तो वहां पर जो है राजा को हटाने तक की भी बात कही गई थी। और ये कहा गया कि भाई अब जो है राजाओं का जमाना गया, अब मुरिया राजा आएगा। तो इस तरह से भी जो है बातें हो रही थी। तो रुद्र प्रताप देव से भी असंतोष थे, और इसका जो शर्मिला स्वभाव था कहीं ना कहीं ये भी विद्रोह का कारण बना। मतलब अगर भाई ये प्रजा से मिलते रहता, प्रजा का जो भी दुख दर्द है उसको सुनता, तो प्रजा काहे के लिए विद्रोह करती। उसके बाद देखिएगा, सबसे बड़ा कारण है दीवान पंडा बैजनाथ। दीवान पंडा बैजनाथ, क्योंकि अधिकतर लोग जो है दीवान पंडा बैजनाथ से रुष्ट थे, असंतोष थे, चाहे वो लाल कालेंद्र सिंह हो, चाहे वो स्वर्ण कुंवर देवी हो, चाहे वो आदिवासी हो। दीवान पंडा बैजनाथ 1903 में बस्तर का दीवान नियुक्त हुआ। अब ये जो है अंग्रेजों द्वारा लिखा पढ़ा करके भेजा गया आदमी था, मतलब एक तरह का अंग्रेजों का पिट्ठू था ये। अब इसको तो भाई ऑर्डर मिल चुका था कि बस्तर में जाओ, वहां जो लाल कालेंद्र सिंह है उसको जो है राजमहल से दूर रखो, स्वर्ण कुंवर देवी इसको भी कोई महत्व मत दो, बस्तर को बदल डालो। तो इसने क्या किया, गांव गांव में स्कूल खोलना शुरू कर दिया, बच्चों को पकड़ पकड़ के जो है स्कूल भेजो, ये इसका ऑर्डर था। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजता है तो माँ बाप को पीटो, मारो, तंग करो, कैसी करके भी बच्चों को पढ़ाओ जबरदस्ती। गांव गांव में जो है ना, मतलब गांव देहात क्षेत्र में वन विभाग के कार्यालय खोले जाने लगे, अस्पताल खोले जाने लगे, कांजी हाउस खोले जाने लगे। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो अच्छी बात है, अस्पताल खोले जा रहे हैं, कांजी हाउस बनाया जा रहा है, स्कूल खोले जा रहे हैं, अच्छी बात है, विकास होगा। लेकिन नहीं, अब स्कूल के लिए भवन चाहिए, अस्पताल के लिए भवन चाहिए, जो भी बनेगा उसके लिए भवन चाहिए, सड़क चाहिए। तो इन सब कार्यों में जो है आदिवासियों से बेगार लिया जाता था, मतलब उनसे काम करवाया जाता था, उनको जो है वेतन नहीं दिया जाता था। इसके अलावा ये जो विकास है कहीं ना कहीं इन आदिवासियों पर थोपा जा रहा था। भाई अब आपको मतलब पहले जो है आपको बताना है, शिक्षा का महत्व बताना है, उसके बाद तो सामने वाला आदमी पढ़ाएगा अपने बच्चों को, वो जबरदस्ती पढ़ाओ, जबरदस्ती, ये वाला काम हो रहा था। तो ये जो नई चीजें हो रही थी बस्तर में, इससे आदिवासी तंग आ गए। इसके अलावा नई वन नीति, जैसे अभी है ना आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, इस टाइप से होता है। तो दीवान पंडा बैजनाथ ने बस्तर में 3 आरक्षित वन घोषित किए। तो आरक्षित वन इसमें क्या होता था, अभी जैसे होता है ना जो आरक्षित वन होता है, मतलब उसमें कुछ कंडीशन होते हैं, तो उस समय भी था, कुछ ज्यादा ही था। तो इससे जो है आदिवासियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई कि वो जंगल नहीं जा सकते थे, वहां से लकड़ी नहीं बटोर सकते थे, अपने लिए कोई वनोत्पाद नहीं चुन सकते थे। तो अब जो आदिवासी हैं वो पूरी तरह से जंगल पर डिपेंड है, लेकिन अब जो है उनको जंगल ही जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक दिक्कत। हाँ, इसके बाद देखिएगा जो
आदिवासी हैं वो महुआ, जो महुआ होता है ना, उससे ये शराब बनाते अपने घरों में। तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ठेके खोल दिए गए कि भाई तुम घर पे नहीं बना सकते, हमने ठेके खोल रखे, जाओ वहां जाके पियो। ये चीज था। तो ऐसे जो अमूल चूल परिवर्तन हो रहे थे उससे जो है आदिवासी परेशान थे। और इन परिवर्तनों से ना ये जो लाल कालेंद्र सिंह है, जो दूसरे दरबारी हैं, वो भी खुश नहीं थे कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई परिवर्तन हो लेकिन धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आदिवासी क्षेत्रों में थोड़ा सा और धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना जो पुरातन संस्कृति है उसको आसानी से नहीं छोड़ेगा। और कोई भी जो विकास जैसी चीजें हैं वो काफी जरूरी होता है, लेकिन उसके महत्व को पहले आपको समझाना होगा, तभी तो वो काम करेगा ना। तो ये था। उस बाद आदिवासियों का असंतोष, तो इसको मेरे ख्याल से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो चीजें मैंने बताई ना अभी दीवान पंडा बैजनाथ के बारे में, तो वही जो है ना चीजें आदिवासियों के असंतोष का कारण था। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, आदिवासी दीवान पंडा बैजनाथ से इतने परेशान हो गए थे कि भाई ये कर क्या रहा है हमारे साथ। तो आदिवासियों ने 25 सशस्त्र माड़ियाओं को पंडा बैजनाथ को मारने के लिए भेजा था। जो माड़िया जाति के लोग हैं ना वो थोड़े से मतलब पहले से थोड़े से ऐसे जाने जाते हैं कि वो बाहरी लोगों को देखने से मार वार डालते हैं, थोड़े से खूंखार होते हैं इस टाइप से। तो जो भेजा गया था 25 सशस्त्र माड़ियाओं को इसको मारने के लिए, लेकिन वो लोग जो है सफल नहीं हो पाए थे। तो ये कारण आप लोग ध्यान में रखेंगे भूमकाल विद्रोह के पीछे। अब हम लोग आते हैं कुछ दूसरी चीजों पर। तो प्रतीक, जो आदिवासी हैं, उन्होंने इस विद्रोह का जो प्रचार है प्रसार है वो किस तरह से किया। उनके पास कोई व्हाट्सअप तो था नहीं, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम तो था नहीं, तो कैसे वो प्रसार किया, या फिर जो टेलीग्राम उस टाइम पे अंग्रेजों के पास था, तो कैसे इन्होंने आंदोलन को, विद्रोह को प्रसारित किया। ये जो है अपने आप में सोचने वाली बात है। और जैसे कि मैंने बताया लगभग पूरे बस्तर संभाग में ये फैला हुआ था, बीजापुर और कांकेर के भागों को छोड़ करके। तो क्या था प्रतीक इनका, तो तीर, लाल मिर्च और मिट्टी का ढेला, ये जो है बस्तर में पारंपरिक क्रांति का प्रतीक माना जाता है। कुछ किताबों में आपको जो है ना आम की टहनी भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो मैं आपको सोर्स जो जानकारी दे रहा हूं ये सब छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ का इतिहास जो राम कुमार बिहार जी ने लिखा है ना, उसके आधार पर मैं ये सारा कुछ आपको बता रहा हूं। तो तीर, लाल मिर्च और मिट्टी का ढेला, मिट्टी का जो टुकड़ा होता है ना, जो आप लोगों ने देखा होगा, उसको ढेला कहा जाता है बस्तर क्षेत्र में। तो ये जो है प्रतीक होता था। अब देखिएगा तीर, तीर भाई तीर मतलब क्या, क्रांति का प्रतीक हुआ। लाल मिर्च, ये लाल रंग का प्रतीक है, और लाल रंग किसका प्रतीक होता है, खून का, और खून मतलब क्या, क्रांति। और मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला मतलब मातृभूमि। तो ये जो है इसका मतलब प्रतीक था, तीर, लाल मिर्च और मिट्टी का ढेला। और साथ में अपना जो आम की टहनी है उसको भी ध्यान में रखना। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो असल में अगर हम देखें तो इस पूरे विद्रोह का नेतृत्वकर्ता, कर्ता धर्ता या फिर इसको शुरू करने वाला सब कुछ कौन व्यक्ति था, लाल कालेंद्र सिंह। इसी ने सब कुछ शुरू किया। वैसे तो सब भरे बैठे थे, कभी ना कभी आदिवासी जो हैं दीवान के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध उठ खड़े होते। और वो लोग क्या करते ज्यादा से ज्यादा, जैसे 1876 में हुआ था, राजधानी को घेर लेते, प्रदर्शन करते, थोड़ा सा मारपीट होता, बस शायद इतना ही कुछ होता। लेकिन जो लाल कालेंद्र सिंह था उसने जो है जाकर मीटिंग किया, और जो जिनके हाथ में इसने नेतृत्व सौंपा उनको जैसे बताया कैसे क्रांति करना है, क्या सारा कुछ जो एक तरह से उसने सिखाया, हम ये कह सकते हैं। तो दारोमदार किसके ऊपर था, लाल कालेंद्र सिंह के ऊपर। लेकिन इसने जो है नेतृत्व किसको सौंपा, तो गुंडाधुर को। अगर आपसे पूछा जाए कि भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो आप आंसर क्या देंगे, गुंडाधुर, ध्यान रखना। लेकिन साथ में आपको याद रखना है कि गुंडाधुर के ऊपर कौन था, लाल कालेंद्र सिंह। लाल कालेंद्र सिंह मतलब राजमाता शिवगामी, बाहुबली वाली, और इसको आप समझ सकते हो बाहुबली। तो ये था। बाहुबली का कटप्पा कौन था, तो डेबरीधुर। ये जो डेबरीधुर है ये गुंडाधुर का खास था, एक तरह से हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड था, सॉरी राइट हैंड लेफ्ट, हाँ चलो जो भी है, उसका जो है खास साथी था डेबरीधुर। अच्छा, ये जो है ना धुरवा जाति से थे, ये जो गुंडाधुर है, डेबरीधुर है, ये लोग किस जाति से थे,
धुरवा जाति से थे, जो बस्तर में जिसको परजा भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर इस भूमकाल विद्रोह में किन जातियों के आदिवासियों ने भाग लिया? तो इसमें विशेष करके मुरिया जनजाति के लोग थे, माड़िया जनजाति के लोग थे, धुरवा जनजाति के लोग थे जिनको परजा भी लिखा जाता है। अब भतरा जनजाति के लोग भी यहाँ थे, हलबा भी थे, गोंड भी थे, महारा भी थे। इसके अलावा और जो दूसरी जातियां हैं उनके भी लोग इसमें शामिल हुए थे, लेकिन ये विशेष करके आपको ध्यान में रखना है। अब आंदोलन का प्रसार भी हो गया, क्षेत्र भी मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं प्रमुख घटनाएं, किस तरह की घटनाएं इस विद्रोह में देखने को मिलती है। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि विद्रोह जो है 2 फरवरी को शुरू हुआ, 2 फरवरी 1910 को, और 3 मई 1910 को समाप्त हो गया। तो 2 फरवरी को विद्रोह शुरू हुआ, इसके लगभग 20 दिन पहले, 20-22 दिन पहले 13 जनवरी 1910 को पॉलिटिकल एजेंट, उस टाइम पे होता था पॉलिटिकल एजेंट, जो कि रियासतों में जाकर के सारा एक तरह का सर्वेक्षण करता था सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। तो 13 जनवरी 1910 को पॉलिटिकल एजेंट, उसने जो है केसकाल से लेकर के पूरा जो भोपालपट्टनम है उस तरफ की यात्रा की थी। मतलब एक दिन में नहीं हुआ होगा, कुछ दिन लगा होगा। तो वो जो है पूरे केसकाल से भोपालपट्टनम तक की यात्रा करता है, लेकिन उसको कहीं भी ऐसे किसी बड़े भूचाल की सुगबुगाहट कहीं भी नहीं मिल पाया। ये भी एक सोचने वाली बात है, ध्यान रखना। और उससे कि कुछ दिन बाद जो है ऐसा विद्रोह जो है फूट पड़ा। तो घटनाओं की बात करते हैं अब हम। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है 2 फरवरी 1910, सारे 1910 है यहां पर। तो 2 फरवरी 1910 पुष्पाल बाजार की लूट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है भूमकाल विद्रोह की पहली घटना थी। तो 2 फरवरी 1910 पुष्पाल बाजार की लूट से भूमकाल विद्रोह की शुरुआत होती है। इसके बाद 4 फरवरी 1910 को कुकानार बाजार की लूट होती है। मतलब जो विद्रोही थे वो बाजारों को लूटते हैं, क्योंकि उस समय ना इन बाजारों में जो बाहरी लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो मतलब काफी इकट्ठा हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं दिखाना भी था कि भाई शुरू हो गया है भूचाल, इस टाइप से। उसके बाद देखिएगा 5 फरवरी करंजी बाजार की लूट, 5 फरवरी को करंजी बाजार की लूट। उसके बाद देखिएगा 9 फरवरी को बस्तर में तार लाइन काटा गया। बस्तर मतलब बस्तर जिले में जो बस्तर करके एक गांव है ना, स्थान है, वो नगर पंचायत है एक, अभी जिला मुख्यालय जगदलपुर है। तो जो बस्तर गांव है उसके पास ना तार लाइन काटा गया। कब? 9 फरवरी 1910 को। अच्छा, 7 फरवरी 1910 को क्या हुआ था, जो बस्तर के राजा थे रुद्र प्रताप देव, उसने जो है तार के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से बाहर सूचना भेजा कि भाई यहां पर जो है विद्रोह हो गया है, आदिवासियों ने उत्पात मचा दिया है। कहां पर यह संदेश भेजा गया? तो सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत, हमारा छत्तीसगढ़ बस्तर मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था ना, तो मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर को सूचना भेजा जाता है कि यहां पर आदिवासियों ने हमारा बैंड बजा रखा है। तो ये 7 फरवरी को सूचना भेजा गया। तो उसी के बाद शायद आदिवासी बोले होंगे कि भाई इसी तार के माध्यम से लोग संदेश भेज रहे, काटो इसको। तो ये चीज है। उस बाद देखिएगा 16 फरवरी को जो है, जो सेना है वो बस्तर पहुंचती है। कहां कहां से सेना मंगाया गया था? तो जो मध्य प्रांत है सीपी, वहां से पुलिस बुलाया गया था, पुलिस बल। इसके बाद मद्रास से एक सेना बुलाई गई थी, लगभग 400-500 की संख्या में जो है सेना बाहर से बुलाई गई थी। बस्तर में उतनी सेना नहीं थी। तो 16 फरवरी को ये लोग जो है इंद्रावती नदी को पार करके जगदलपुर पहुंचते हैं। जगदलपुर का घेरा लगा हुआ होता है। तो ये जो सेना जो पहुंची 16 फरवरी को, तो इसके बाद जो है 3 मई तक इसने विद्रोह का दमन किया। तो 16 फरवरी से 3 मई तक जो है विद्रोह का दमन कर दिया गया। अब जो विद्रोही हैं वो किस तरह की कार्यवाहियां किया करते थे, इसको हम देखते हैं। तो पहला तो बाजारों को लूटना, ये उनका था, ताकि दिखाना ना भूचाल आ गया। एक वो था ना थारा भाई जोगिंदर, भूचाल आओगो वाला, तो वैसे ही एक दिखाना था इनको। तो बाजारों को ये लूटा करते थे। इसके बाद जो पुलिस वाले उनकी जो फैमिली है उनको वो सताते थे, परेशान करते थे। इसके बाद जो भी मतलब सरकारी कर्मचारी है, चाहे वन विभाग का हो, कोई भी हो, तो उसको जो है परेशान किया जाता था।
कुछ सरकारी कर्मचारी मारे भी गए, जैसे कि वन विभाग का कर्मचारी मारा गया, पुलिस विभाग के कर्मचारी भी मारे गए। इसके अलावा जो सरकारी बिल्डिंगें वनवासी क्षेत्रों में बना हुआ था, जैसे कि स्कूल से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो आदिवासी हैं वो स्कूलों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि भाई उनको स्कूलों का महत्व बताया ही नहीं गया था। अगर उनको स्कूलों का महत्व होता तो क्या वो स्कूलों से परेशान होते? क्योंकि भाई जबरदस्ती भेजा जा रहा था ना, बच्चों को पकड़ पकड़ के पीटा जाता था, जबरदस्ती पढ़ाया जाता था। और जो माँ बाप स्कूल नहीं भेजते थे उनको भी पीटा मारा जाता था कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो। जो टीचर होते थे ना, उनको खास हिदायत दी गई थी कि सारे बच्चे आने चाहिए, जो नहीं आ रहा है उसको पीटो मारो कुछ भी करो, लाओ, सारी छूट उनको दे रखी थी। तो 60 के करीब स्कूल खोला गया था वनवासी क्षेत्र में, जिसमें से 45 स्कूलों को जला दिया गया। इसके अलावा जो भी मतलब जैसे क्या कहते हैं, जो वन विभाग के दफ्तर वगैरह हैं उनको भी जो है नुकसान पहुंचाया गया, जलाया गया। तो इस तरह की कार्यवाहियां की जाती थी। अब जो है कुछ स्थानों पर अंग्रेजों, जो ब्रिटिश सेना है और जो आदिवासी हैं, उनके बीच जो है मुठभेड़ भी हुई, घमासान युद्ध भी हुआ। हाँ, युद्ध जैसा ही माहौल उसको कहेंगे। तो उसमें जो है काफ़ी सारे जो आदिवासी हैं वो मारे भी गए और इधर सामने वाले भी थोड़े हताहत हुए। वैसे अंग्रेजों को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहां पर एक आपको ध्यान रखना, जो आखिरी मुठभेड़ हुआ था ना, वो अलनार नामक गांव में हुआ था। यहां मैं लिख देता हूं, जो अंतिम मुठभेड़ है अलनार नामक गांव में हुआ था। और कहते हैं इसी मुठभेड़ के बाद जो गुंडाधुर है वो शायद पूरा क्या कहना चाहिए, गायब हो गए थे एक तरह से। गुंडाधुर अलनार में जब अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ हुआ, इसी के बाद जो है विद्रोह जो है पूरी तरह से समाप्त हुआ, दमन किया गया। और अंग्रेजों ने फिर जहां जहां भी विद्रोह का केंद्र था, विद्रोहियों ने जहां जहां पर अपना केंद्र बनाया था, उन गांवों में काफ़ी तलाशी ली गई। जिन पर भी शक हुआ उनको कोड़ों से पीटा गया, उनको गिरफ्तार करके जगदलपुर, जो उस समय राजधानी हुआ करती थी, वहां लाया गया। उनको जो है बेतों से मारा गया, कोड़ों से पीटा गया, काफियों को सजा वगैरह भी दी गई, जेल में डाला गया। तो इस तरह से इसके अलावा ना जुर्माना भी लगाया गया, काफी सारा जुर्माना भी लगाया गया। वही इनका क्या हुआ, लाल कालेंद्र सिंह जिसने एक तरह से आदिवासियों को भड़काया था, स्वर्ण कुंवर देवी ये भी इसमें शामिल थी। तो इन दोनों को ना गिरफ्तार करके बस्तर से निष्कासित कर दिया गया और बाहर जो है इनको रखा गया नजरबंद करके, और उसी स्थिति में उनकी मृत्यु हुई। जो स्वर्ण कुंवर है इनको रायपुर भेज दिया गया और 1910 में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगा, जो राजा रुद्र प्रताप देव है ना, इसको 1908 में ये वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है, तो इसको जो है सत्ता सौंप दिया जाता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि आगामी 3 वर्षों में इसको जो है दीवान की सहायता से शासन करना है। और उसी बीच जो है ना, इसका जो शर्मिला स्वभाव था उसने आदिवासियों को इससे दूर कर दिया। और इसी बीच ये जो सारा तामझाम चल रहा था, ये विद्रोह चल रहा था, तो मेरे ख्याल से शायद 11 फरवरी 1910 को रुद्र प्रताप देव के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम था प्रफुल्ल कुमारी देवी, जो आगे चल करके 1922 में बस्तर रियासत की शासिका बनती है। तो उनका जो जन्म है ना, वो इसी टाइम पर हुआ था, इसी विद्रोह के समय में। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो और क्या बताना रह गया है, तो इस तरह से ये जो विद्रोह है हुआ। अच्छा, दीवान पंडा बैजनाथ का क्या हुआ? तो जब भाई विद्रोह शुरू हुआ ना, तो भाई इसको पता था कि विद्रोह इसी के कारण शुरू हुआ है, सारे के सारे जो है इसी के खिलाफ है, तो ये जो है बस्तर से ही भाग जाता है, फिर वापस लौट के ही नहीं आता है। तो जो चाहते थे आदिवासी कि भाई दीवान हटाओ एक तरह से, तो वो हट ही जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद एक थॉट आया था मेरे दिमाग में, हाँ, जो लाल कालेंद्र सिंह है, इसने ना आदिवासियों को बोला था कि जगदलपुर का घेराव करना है, लेकिन जब तक मैं कुछ ना कहूं, आदेश ना दूं, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये आदेश देते उससे पहले ही लाल कालेंद्र सिंह को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया। तो ये तमाम चीजें ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं इस विद्रोह के असफलता के पीछे क्या कारण था। तो असफलता के पीछे अगर हम कारणों की बात करें, तो सबसे पहला कारण आप देखिए इस विद्रोह के असफलता के लिए, तो जो आदिवासी हैं वो खुद विद्रोह के लिए तैयार नहीं थे। आदिवासी जो हैं खुद विद्रोह के लिए तैयार
मतलब आदिवासी जो है किसी बड़े संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे। तो आप मतलब असफलता के कारण में पहला पॉइंट डालिएगा कि आदिवासी बड़े संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे। तो देखो आदिवासियों का ये विचार था कि 1876 में जैसे मुरिया विद्रोह हुआ था, उस समय में जैसे हथियारों का प्रदर्शन किया गया, थोड़ी बहुत मारपीट हुई, काम बन गया, दीवान को हटा दिया गया, तो वैसे ही होगा, हम लोग जाएंगे जगदलपुर को घेरेंगे, हथियारों का प्रदर्शन होगा और दीवान पंडा बैजनाथ को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मतलब कि उनका जो सोचना था वो नहीं हुआ, उससे बड़ा हुआ। तो एक तरह से वो जो है तैयार नहीं थे, ये हम इसको कह सकते हैं। उसमें दूसरा देखिएगा, आदिवासियों की तैयारी अधूरी थी। अब जैसे मैंने बताया कि भाई वो बड़े संघर्ष के लिए ही तैयार नहीं थे, तो उनकी तैयारी कहां से पूरी रहेगी। तो दूसरा पॉइंट आप डालेंगे, आदिवासियों की तैयारी अधूरी थी। तो देखिएगा जब इस विद्रोह का दमन चल रहा था ना, तो जो भी सेंटर हुआ करता था, जो केंद्र था विद्रोह का, तो वहां पर जो है पुलिस वाले छापा मारते थे, विद्रोहियों को पकड़ते थे और उनके घरों में भी चेक किया गया तो बहुत सारे जो तीर धनुष थे, जो हथियार थे, वो अधूरे बने हुए थे, मतलब कि तैयारी चल रही थी कहीं ना कहीं। मतलब जब ये लोग जगदलपुर को घेरने पहुंचे होंगे तो उस टाइम पे जो भी हथियार था इनके पास उसको लेके पहुंचे होंगे, लेकिन भाई मामला जो है आगे बढ़ गया होगा, तो फिर से काम शुरू किया होगा, हथियार बनाओ और जरूरत है इस टाइप से। तो इनके हथियार भी अधूरे थे, तो इनकी जो तैयारी थी अधूरी थी। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। उस बाद देखिएगा तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अस्त्र शस्त्र की दृष्टि से आदिवासी शत्रु से कमजोर थे। मतलब कि आदिवासियों के पास अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं थे। क्या था भाई आदिवासियों के पास? तीर धनुष, यहां जो तीर है ना, तीर धनुष था, फरसा था, कुल्हाड़ी था, यही सब चीजें थी पुराने जमाने की। कोई ऐसा नहीं कि तलवार वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। और अंग्रेजों के पास क्या था? अच्छे किस्म के हथियार थे, उनके पास जो है बंदूकें थी, राइफल थी, ये सब चीजें थी ना उस समय, तो थी। तो अब आप खुद सोचिए, तीर धनुष, फरसा, भाला, ये सब चीजें बंदूकों का कितना सामना करेगी। हालांकि जो आदिवासी थे उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, लेकिन कब तक? तो ये भी एक कारण बना विद्रोह के असफलता का। इस वक्त चौथा कारण आप देखिएगा, संचार व आवागमन के सुगम साधनों का अभाव। किनके लिए? आदिवासियों के लिए। जितने भी आवागमन और संचार के साधन थे अच्छे, वो किनके पास थे? अंग्रेजों के पास से थे। जैसे कि 7 फरवरी 1910 को राजा रुद्र प्रताप देव ने मध्य प्रांत के जो कमिश्नर थे उनको बता दिया तार के द्वारा कि भाई यहां पर विद्रोह शुरू हो गया है। जबकि जो अपने आदिवासी हैं उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। उनको जो है एक गांव से दूसरे गांव में भी अगर संदेश भिजवाना है तो आदमी दौड़ाना पड़ता था। तो अब आप ही सोच सकते हो कि कैसे ये लोग संदेश पहुंचाते रहे होंगे। ये जो तीर है, लाल मिर्च है, मिट्टी का ढेला है, इसको तो आदमी ही ले जाता रहा होगा ना, ऐसा थोड़ी एक टेलीग्राम के माध्यम से तीर पहुंचा दिया। उसके बाद देखिएगा जो आवागमन के साधन है, सड़क वगैरह तो थे, लेकिन जो अंग्रेज थे उनके पास थे घोड़े थे और दूसरे परिवहन के साधन थे, जिससे वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे। लेकिन जो आदिवासियों के पास था, मतलब आदिवासियों के पास ऐसा कोई भी साधन नहीं था। घोड़े वगैरह से वो डरा करते थे काफी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला कारण हम देखते हैं, पांचवा कारण, लाल कालेंद्र सिंह। लाल कालेंद्र सिंह देखिएगा, इसको क्या लिखना चाहिए, लाल कालेंद्र सिंह को अचानक नजरबंद किया जाना, ये आप बोल सकते हो। देखो क्या था कि जब ये लोग जगदलपुर घेरने आए तो यहां पर लाल कालेंद्र सिंह का स्पष्ट निर्देश था कि जब तक मैं वहां न आऊं आप लोग कुछ नहीं करेंगे। तो जो लाल कालेंद्र सिंह है, इनको जो है मेरे ख्याल से मर्दापाल करके एक जगह है, वहां पर शायद ये रहा करते थे। तो जब ये पहुंचे यहां जगदलपुर तो इनको जो है नजरबंद कर लिया गया, पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब आदिवासियों को, विद्रोहियों को कोई आदेश नहीं मिल पाया कि भाई उनको करना क्या है। तो वो लोग जो है अपने हिसाब से जो है मारकाट मचाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी है कि ये आदिवासियों को एक अच्छा नेतृत्व भी नहीं मिला। हालांकि गुंडाधुर था, उसमें बेशक काबिलियत थी, उसने अपने दम पर, सोचो, पूरे बस्तर क्षेत्र में विद्रोह का प्रसार किया, वो क्या कम बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी अंग्रेजों के पास जो अत्याधुनिक सुविधाएं थी, अस्त्र शस्त्र थी, उनके सामने ये लोग जो है टिक नहीं पाए। तो ये सब थे असफलता के कारण। अब हम बात करते हैं परिणाम। भले ही यह विद्रोह असफल हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ ठीक ठाक परिणाम निकले। एक नाम मुझे ध्यान आ रहा है जो मुझे बताना था, सोनू मांझी।
परिणाम मैं बताऊंगा अभी। सोनू मांझी। कौन था भाई ये सोनू मांझी? तो ये जो है ना जयचंद था, मतलब धोखेबाज। जो सोनू मांझी है ये विद्रोहियों का साथी था, गुंडाधुर डेबरीधुर इनका अच्छा साथी था, लेकिन जो अंग्रेज हैं उनके साथ ये मिल जाता है। उनको जो है जाकर के विद्रोहियों की सूचना दे देता है कि ये लोग जो है यहां पर हैं, आप लोग धावा बोल दो। तो इसी के कारण जो है ना, जो आखिरी में जो मुठभेड़ होता है इसी के कारण हुआ था, और गुंडाधुर को फिर जो है गायब होना पड़ा था। तो सोनू मांझी का नाम याद रखेंगे जो गद्दार निकला। अब हम बात करते हैं विद्रोह के परिणाम की। तो विद्रोह का जो सबसे अच्छा परिणाम निकला, सबसे अच्छा सबसे पहला परिणाम वो था दीवान पंडा बैजनाथ से मुक्ति। भाई ये ऐसा भागा कि लौट के वापस नहीं आया। तो जैसा चाहते थे सभी कि भाई पंडा बैजनाथ जो है बाहर चला जाए, तो आदिवासी इससे थोड़ा मतलब खुश हुए होंगे, बाकी दूसरे लोग तो खुश नहीं हुए क्योंकि उनको खुद को पकड़ के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो दीवान पंडा बैजनाथ को बस्तर से बाहर किया गया। उस पर देखिएगा जो रुद्र प्रताप देव है उसके स्वभाव में परिवर्तन। रुद्र प्रताप देव के स्वभाव में परिवर्तन, भाई जवान हो चुका था, एक बच्चे का पिता बन चुका था, तो अब उसके दिमाग में जो है ना आया कि भाई प्रजा से मिलना चाहिए, नहीं तो प्रजा जो है बैंड बजा के रख देगी। यहां पर ध्यान रखना कि इसमें जो है ना विद्रोह में इसका मतलब कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि भाई वो तो पपेट था ना। तो रुद्र प्रताप देव के स्वभाव में परिवर्तन आया और अब जो है वो अपने रियाया से, अपनी प्रजा से मिलने जुलने लगा। तो ये एक ठीक ठाक परिणाम इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद देखिएगा वन नीति में परिवर्तन। वन नीति में परिवर्तन, पहले क्या था, कठोर वन नीति लागू की गई थी कि भाई अब जंगल नहीं जा सकते, जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते, पत्ते नहीं तोड़ सकते, कंदमूल नहीं ला सकते, शिकार नहीं कर सकते। अब जो है इसमें परिवर्तन किया गया और थोड़ी बहुत ढील दी गई। जो वनवासी बंधु हैं, आदिवासी हैं, वो जो है जंगल जा सकते हैं, अपने जलावन के लिए लकड़ी ला सकते हैं, दूसरे उपयोग के लिए वो लकड़ी ला सकते हैं, कंदमूल निकाल सकते हैं, दूसरे वनोत्पाद चुन सकते हैं। तो ये चीज जो है थोड़ा उनको राहत दिया, ठीक लगा। हालांकि ज्यादा देर तक ये राहत नहीं रहा, तो फिर भी राहत हुआ थोड़ा सा। उसके बाद देखिएगा अगला है स्कूल। जो स्कूल है, जैसे कि मैंने बताया, बस्तर क्षेत्र में दीवान पंडा बैजनाथ के द्वारा लगभग 60 स्कूल खोले गए थे, जिनमें से लगभग 45 को विद्रोहियों ने आग के हवाले कर दिया। तो यहां पर जो है ये निर्णय लिया गया कि जो आदिवासी हैं वो अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से स्कूलों की स्थापना करेंगे और अपने हिसाब से वहां पर जो है वो पढ़ाना लिखाने का काम करेंगे। तो वो आदिवासियों के ऊपर छोड़ दिया गया और बाद में जो है उसको मान्यता दी जाएगी, ये चीज जो है बोला गया। तो इससे भी जो है आदिवासियों को थोड़ा सा सुकून मिला होगा, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिएगा विद्रोह का कड़ाई से दमन किया गया। तो परिणाम में ही इसको लेंगे, विद्रोह का जो है कड़ाई से दमन किया गया। जो बड़े बड़े नेता थे जैसे लाल कालेंद्र सिंह, सुवर्ण कुंवर, इनके अलावा और भी कुछ लोग थे, तो इनको जो है नजरबंद किया गया, मतलब बस्तर से निष्कासित किया गया, नजरबंद करके रखा गया। और जो दूसरे नेता थे, चाहे वो डेबरीधुर हो, गुंडाधुर के दूसरे साथी हो, उनमें से काफियों को जो है कोड़ों से पीटा गया, बेतों से पीटा गया, कुछ को फांसी वगैरह भी दी गई। हालांकि इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलता है कि फांसी वगैरह दी गई, लेकिन दिया गया काफी सारे लोगों को। जगदलपुर लाया गया, वहां पर जो है सरेआम उनको पीटा गया, फांसी पर लटकाया गया, इमली के पेड़ों पर इनको लटका करके मारा गया। ऐसा जो है कई स्थानों पर जानकारी मिलती है। तो ये चीज है। इसके बाद आगे हम देखते हैं क्या बचा है। अब आखिर में देखिएगा आदिवासी अनेक असुविधाओं से मुक्त हुए। पॉइंट डालेंगे, आदिवासी अनेक असुविधाओं से मुक्त हुए। मतलब कि इससे पहले क्या हो रहा था, जैसे कि मैंने बताया स्कूल बनाना है, भवन, स्कूल भवन, या फिर वन विभाग का भवन बनाना है, सड़क बनाना है, तो कई बार जो है आदिवासियों से बेगार लिया जाता था। बेगार शब्द आप समझ रहे होंगे, बेगार का मतलब होता है बिना पैसे दे करके काम कराना, फ्री में। तो आदिवासियों से जो है बेगार लिया जाता था, उनको जो है मारा पीटा जाता था अगर वो काम नहीं करते थे। लेकिन इस विद्रोह के बाद जो है इन सब चीज़ों में परिवर्तन आया और आदिवासियों से बेगार जैसी चीज़ें जो है काफ़ी कम हो गई। और दूसरी कुछ जो मतलब आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे थे, शोषण वगैरह हो रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली इस विद्रोह के बाद। तो भले ही यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सफलताएं आदिवासियों को जरूर मिली, जिसमें सबसे पहला दीवान पंडा बैजनाथ को बस्तर से बाहर किया जाना, खुद भाग गया था।
उसके बाद क्या था, वन नीति में परिवर्तन किया गया, स्कूल का मामला भी ठीक ठाक था। रुद्र प्रताप देव वो फिर मतलब उसके स्वभाव में परिवर्तन आया। उसके बाद ना रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर का कायाकल्प किया। जगदलपुर को उसने जो है चौराहों का नगर बनवाया। क्वेश्चन पूछा जाता है ना छत्तीसगढ़ में किस नगर को चौराहों का नगर कहा जाता है, तो वह जगदलपुर को। तो इसको किसने क्रिएट किया था, किसने बनवाया था, तो रुद्र प्रताप देव। अब ये जो रुद्र प्रताप देव है इसकी 1922 में डेथ हो जाती है, और इसकी जो बेटी है ना, जो 11 फरवरी 1910 को में भी मेरे ख्याल से जिसका जन्म हुआ था, वो जो है 12 वर्ष की अवस्था में बस्तर की शासिका बनती है। तो भाई ये था भूमकाल विद्रोह। अच्छा, गुंडाधुर के बारे में मैं बता दूं कि गुंडाधुर इस तरह से गायब हो जाते हैं कि कभी भी वो पकड़ में नहीं आए थे, तो वो बिल्कुल भूमिगत हो गए थे, ध्यान रखना। गुंडाधुर गुंडाधुर के नाम पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है खेल के क्षेत्र में। और बस्तर में जो कृषि महाविद्यालय है वो गुंडाधुर के नाम पर ही है, गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो भाई ये था भूमकाल विद्रोह। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सारा कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो हाँ अच्छा लगे तो लाइक करिएगा ही। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।